Hey guys, welcome back to Devradi Pathshala. So, in this video lecture, I am going to discuss about CSIR NET previous year questions of cell cycle and cell division. ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR NET गेट ICMR DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा. सो लेट्स प्रोसीड. ये क्वेश्चन जो है रिसेंट एग्ज़ाम में आया है CSIR NET 2022 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में. ठीक है, देखो सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 4 क्वेश्चंस जो है CSIR ने पूछे थे अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम आपका हुआ था. ठीक है, अगर आप लोग एक टॉपिक कंप्लीट करते हो और इतने सारे क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं तो ये टॉपिक छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है. एक क्वेश्चन तो पार्ट ए से था, बाकी के 3 क्वेश्चन जो है पार्ट सी के थे, यानी टोटल जो है 14 मार्क्स में आपका क्वेश्चन 14 मार्क्स का सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न से क्वेश्चन आया था, सिर्फ 4 क्वेश्चंस. ठीक है, इसीलिए ये टॉपिक आप लोग छोड़ना मत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग देख लो, देन ये क्वेश्चंस वाले उस पर स्विच करना. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर क्लियरली सीन ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल. ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रोमोसोम इंडिविजुअली कौन से फेज़ में देखे जाते हैं. ठीक है, तो हमें मालूम है क्रोमोसोम किस फेज़ में दिखे जाएंगे, जब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा. कंडेंसेशन किस फेज़ में होता है हमें मालूम है, माइटोसिस फेज़ में. कौन करवाता है, साइक्लिन बी सी डी के 1, राइट, ये भी हमें मालूम है. तो किस फेज़ में होगा, एम फेज़ में होगा, यानी माइटोसिस फेज़ में होगा. एज सिंपल एज दैट. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एम फेज़. G0 G1 फेज़, एस फेज़ में रेप्लिकेशन होता है, कंडेंसेशन हमारा एम फेज़ में होता है. ठीक है, ये देखो, ये फिगर के थ्रू भी दिखा रखा है. देखो एस से जब एम फेज़ में जाता है तो कंडेंसेशन होता है, और डी कंडेंसेशन कब होता है, जब वापस से एम से एस फेज़ में आता है. ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आंसर इसका हो गया एम फेज़. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी शिफ्ट 1 में पूछा गया है सितंबर 2022 में. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड अबाउट सेल साइकिल रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स. ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, और जब भी आपको स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएं तो सबसे पहले आप देख लो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. ठीक है, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न होता है, हम करेक्ट नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे कई बार इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट लिखा होता है और हम करेक्ट पे टिक करके आ जाते हैं. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए सबसे पहले ये स्टेटमेंट देख लेना, हमें करेक्ट ढूंढना है. ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट है, एक्टिविटी ऑफ मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर राइज एंड फॉल्स इन सिंक्रोनसली विद द कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिन बी. ठीक है, जो एमपीएफ है, एमपीएफ क्या है हमारा, साइक्लिन बी CDK1 का कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, एमपीएफ बोलते हैं, हमने पढ़ रखा है. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कंसंट्रेशन जो है वो किससे मैच करता है, साइक्लिन बी से. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसी के कॉम्बिनेशन CDK1 के कॉम्बिनेशन के साथ ही ये बनता है. ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है, CDC25 फॉस्फेटेज मेडिएट रिमूवल ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम इनहिबिटरी टायरोसिन Y15 यील्ड हाईली एक्टिव MPF. बिल्कुल सही बात है, MPF को कौन एक्टिवेट करता है, हमारा CDC25, और ये भी बताया था मैंने कौन से टायरोसिन रेसिड्यू पे करता है, टायरोसिन 15 वाले में. ठीक है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, ये बात भी बिल्कुल सही है. ठीक है, ए और बी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, यानी कि लास्ट के 2 ऑप्शन तो हमारे नहीं होंगे. ठीक है, अब इन दोनों में ये तो सी आंसर सही होगा या डी आंसर सही होगा. ठीक है, सी में क्या पूछा गया है, MPF स्पेसिफिकली फॉस्फोराइलेट एंड डीपॉलीमराइज लैमिन A एंड C बट नॉट लैमिन B. ठीक है, MPF हमारा जो है फॉस्फोराइलेट करता है, बी लैमिन को भी करता है. हमने देखा था लैमिन जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी कि CDK1 क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है लैमिन्स का. तब क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी ब्रेक होती है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, लैमिन्स डीपॉलीमराइज हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि लैमिन बी नहीं होता है, जो कि गलत बात है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, सी के करेक्ट होते ही हमें हमारा करेक्ट जवाब मिल गया. हमारा आंसर क्या होगा, आंसर बी. ठीक है, फिर भी हम डी वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, MPF फॉस्फोराइलेट H1 हिस्टोन. ठीक है, बिल्कुल सही बात है, MPF क्या करता है, हिस्टोन को फॉस्फोराइलेट करता है. ठीक है, ये बात स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है. ठीक है, नेक्स्ट है, इन
Saccharomyces pombe, overproduction of V1 protein decreases the length of G2 phase and extend the period of M phase by functioning mediator of MPF activity. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को V1 प्रोटीन के बारे में बताया था कि ये डिक्रीज़ नहीं करता है. अगर ओवर प्रोडक्शन हो गया V1 का, ठीक है, तो ये डिक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ करेगा क्योंकि ये क्या है, सेल डिवीज़न को प्रमोट नहीं करता है. ठीक है, तो ये G2 के लेंथ को इंक्रीज़ करेगा. ये ई स्टेटमेंट तो एकदम ही फॉल्स है. ठीक है, ई स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी ये दो स्टेटमेंट तो वैसे ही हमने रिमूव कर दिए थे. तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी. ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था. ये देखो, ये म्यूटेशन जब हुआ था हमारा, जब V1 था और CDC25 नहीं था, तब हमारा क्या हो रहा था, लॉन्ग G2 फेस हो रहा था और सेल डिवाइड नहीं हो रहा था. ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ क्लास में. और हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर 2 है. ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो होता है वो फॉस्फोराइलेट करता है बोथ A एंड B टाइप ऑफ लैमिन्स ड्यूरिंग माइटोसिस. ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना. नेक्स्ट चलते हैं. ये क्वेश्चन भी शिफ्ट 1 का ही है, 2022 का. कॉलम ए लिस्टेड एंजाइम्स इन्वॉल्व इन सेल साइकिल एंड टिपिकल फंक्शन इन अ पर्टिकुलर सेल साइकिल इन लिस्टेड बी. ठीक है, कॉलम ए में हमें दे रखा है और हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है, सबसे पहला हमारा एंजाइम है CDK1. ठीक है, काइनेज है. ठीक है, हमें मालूम है. तो CDK1 क्या करता है, साइटोकाइनेसिस नहीं, साइटोकाइनेसिस तक तो इसको डिग्रेड कर दिया जाता है APC के थ्रू, तो साइटोकाइनेसिस तो ये करेगा नहीं. S फेज़ में एंट्री नहीं, CDK1 नहीं, कौन सा CDK करता है, CDK2 हमारा S फेज़ में एंट्री करता है, तो ये तो होगा नहीं. नेक्स्ट है माइटोटिक एंट्री. हाँ बिल्कुल सही बात है, माइटोटिक एंट्री कौन करता है, हमारा CDK1. अगर हमें A का 3 मालूम है तो हमारा एक ही ऑप्शन है जिसमें A का 3 है. मतलब इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक भी आपको आता है तो आप ही पूरा राइट आंसर पे सीधे पहुंच सकते हो. ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. पार्ट सी का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. नेक्स्ट है APC CDC20 क्या करता है, ये एनाफेज टू मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन करता है, तो ये क्या हो जाएगा, एनाफेज ऑनसेट हो जाएगा. ठीक है, CDK2 हमारा क्या करता है, S फेज में एंट्री करवाता है. अरोरा बी काइनेज क्या करता था, हमारा साइटोकाइनेसिस में भी हेल्प करता था, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर बी हो जाएगा. ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आंसर 2 हमारा राइट आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये भी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है. ठीक है, इन यूकैरियोट्स DNA replication must occur with extreme accuracy and only once to prevent the damaging effect of gene amplification. The following statements were made regarding the possible mechanism involved in achieving tight regulation of DNA replication. ठीक है, हमने सब पढ़ा है कि टाइट रेगुलेशन कैसे किया जाता है ड्यूरिंग सेल साइकिल में. ठीक है, सो सबसे पहले हमें पूछा गया है, हमें सारे करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है. ठीक है, ऑल करेक्ट हमें चूज़ करना है. सबसे पहला स्टेटमेंट है APCC एक्टिविटी इन माइटोसिस एंड अर्ली G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल ट्रिगर द डिस्ट्रक्शन ऑफ CDT1 इनिबिटर जैमिनिन, thus allowing the CDT1 to be active in G1 phase. G1 लोडेड हेलिकेज. ठीक है, हम सही बात है. CDT1 क्या करता है, हमारे G1 में हेलिकेज की लोडिंग को हेल्प करता है, और APC हमारा क्या होता है, एक्टिव होता है अर्ली G1 फेज़ में, और M फेज़ में हमारा M के एनाफेज तक ये एनाफेज से स्टार्ट हो जाता है एक्टिव होना. ठीक है, सो ये बात बिल्कुल राइट है हमारी. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं. एक्टिवेशन ऑफ SCDK, जब एक्टिवेशन होता है SCDK जो रेगुलेट करता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ स्पेसिफिक इनिशिएटर प्रोटीन इन S फेज. बिल्कुल सही बात है, S फेज का CDK है तो S फेज के ही प्रोटीन का वो करेगा, रेगुलेट करेगा. ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू है, A और B हमारे ट्रू है, बट यहाँ पर भी AB है, यहाँ पर भी AB है, यहाँ पर भी AB है. अभी भी हम आंसर पे नहीं पहुँचे हैं. नेक्स्ट है MCM हेलिकेज लोड एट द S फेज ऑफ द सेल साइकिल, सो रेप्लिकेशन बिगिन एट ओनली S फेज. मतलब अगर आप ये एक C स्टेटमेंट अगर आप पढ़ लेते स्टार्टिंग में ही तो आप आंसर में चले जाते हैं. ये इतना इजी क्वेश्चन था. ठीक है, हमें बाकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी. ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि MCM हेलिकेज किस फेज़ में होता है, लोड S फेज़ में, जबकि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है. हमारा कंसेप्ट मैंने आपको 1000 बार बता दिया है कि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हमारा MCM हेलिकेज जो है वो किस फेज़ में लोड होगा, वो G1 फेज़ में लोड होगा. लोडिंग कहाँ होगी, G1 फेज़ में. ठीक है, और MCM हेलिकेज का एक्टिवेशन किस फेज़ में होगा, तो S फेज़ में. एक्टिवेशन कहाँ होगा, हमारा
एस फेज़ में, ठीक है। तो बिल्कुल सही क्लियर अपने माइंड में ये कंसेप्ट बना लो कि लोडिंग तो G1 फेज़ में होती है और एक्टिवेशन एस फेज़ में। लेकिन ये स्टेटमेंट साफ साफ गलत बोल रहा है कि MCM हेलिकेज लोड एट द एस फेज़ ऑफ द सेल साइकिल, सो रेप्लिकेशन बिगिन एट ओनली एस फेज़। लोड तो होता ही नहीं है एस फेज़ में, रेप्लिकेशन तो ठीक है, हाँ एस फेज़ में ही होगा, लेकिन लोडिंग क्या हो जाती है G1 फेज़ में ही हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स। इस स्टेटमेंट के फॉल्स होते ही हम अपने स्टेटमेंट में जिस ऑप्शन में सी आंसर नहीं है उसको चूज़ कर लेंगे, यानी इस ऑप्शन में हमारा सी आंसर नहीं है तो हमारा ए बी डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। CDC6 and CDT1 bind to the origin replication complex ORC and help in pre-replicative complex assembly only after mitosis। बिल्कुल सही बात है। माइटोसिस के बाद जब G1 फेज़ आता है तो उसमें क्या करते हैं, ये ORC पे बाइंड करते हैं G1 फेज़ में, ठीक है, जहाँ पे कि ये प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और किसको रिक्रूट करते हैं, MCM हेलिकेजेस को रिक्रूट करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया, A B and D, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, A B and D, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने वो भी दिया है, डायग्राम के थ्रू भी बताया है आपको, ठीक है। ये देखो CDC6 हमारा क्या कर रहा है, ORC पे रिक्रूट हो रहा है इन G1 फेज़ में, ठीक है। लोडिंग हमारी किस में हो रही है, हमेशा लोडिंग किस में होती है हमारी, हमेशा G1 फेज़ में। यहाँ पे लोड हो रहे हैं हेलिकेजेस, ठीक है, MCM हेलिकेजेस लोड हुए। और एक्टिवेशन हमारा किस फेज़ में हुआ, एस फेज़ में हुआ है, ठीक है। तो ये डायग्राम मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है progression across G1 to S boundary followed by entry into S phase is promoted by the activation of which one of the following complexes, ठीक है। तो ये शिफ्ट, ये 2022 फैब का है, शिफ्ट 1 का, ठीक है। सो G1 to S ट्रांजिशन बताना है हमें, ठीक है। G1 से S बाउंड्री में कौन सा जो है हमारा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉलो करता है, ठीक है। तो G1 से एस ट्रांजिशन में कौन करता है, साइक्लिन टू CDK2, साइक्लिन ई CDK2, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2, ठीक है। बहुत इजी था, ऑलरेडी हम 1000 बार पढ़ चुके हैं। ये फिगर के थ्रू मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सा साइक्लिन CDK कहाँ वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन Saccharomyces cerevisiae DNA replication is tightly controlled and DNA should be replicated once per cell cycle. Choose the incorrect statement. हमें क्या बताना है, incorrect statement बतानी है। Why the cell is not re-replicate in their DNA in the S phase? क्यों S phase में जो है हमारा जो सेल है वो वापस से DNA जो है रेप्लिकेट नहीं हो पाता है, ठीक है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, नॉट अ करेक्ट, ठीक है। इस बात पे ध्यान रखना। प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स pre-RC remain bound to the DNA in the S phase, ठीक है, S phase में बाउंड होता है, ठीक है। does not allow re-replication, ठीक है। प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स हमारा बाउंड रहता है बोला S phase में, और इसलिए ये री रेप्लिकेशन को अलाउ नहीं करता है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जैसे ही हमारा एस फेज़ आता है उस टाइम पे प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स जो है जो CDK2 है वो क्या कर देता है, डिग्रेडेशन कर देता है किसका, CDC6 का, ठीक है, जिससे कि वापस से जो है प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो पाता है और हमारा जो है री रेप्लिकेशन इनिशिएट नहीं हो पाता है। तो यही स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट है असेंबली ऑफ pre-RC इज़ इनिबिटेड बाय CDK एक्टिविटी, ठीक है। मैंने बताया था अभी, जैसे आपको एक्सप्लेन किया, हमारा CDK एक्टिविटी जो है, CDK जो है वो इनिबिट करता है प्री-RC को, ठीक है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स को। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है असेंबली ऑफ प्री रेप्लिकेटिव इज़ इनिशिएटेड एट द एंड ऑफ माइटोसिस एट द अर्ली G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल व्हेन द APC एक्टिविटी इज़ हाई। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, G1 फेज में ही होता है ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। CDT1 that help the recruitment of MCM protein in the G1 phase is inactivated by germinin in the S phase of the cell cycle CDT1, ठीक है। तो ये S phase of cell cycle में क्या कर दिया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है, किसके थ्रू, जेमिनिन के थ्रू, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट क्या हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 हमारा क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट, हमें फॉल्स ढूंढना था, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये देखो CDC6, यहाँ पे CDT1 भी होता है, CDT1 भी होता है, ठीक है। यहाँ पे CDT1 भी होता है। यहाँ पे हेलिकेज लोड हुआ
प्री आरसी बना और वो उसे किसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पर CDC6 को डिसोशिएट कर देता है और इसको ब्रेक कौन कर देता है, हमारा CDK2 जो एस फेज का साइक्लिन है वो इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, जिससे कि प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स वापस नहीं बन पाता है, इसलिए वापस जो है हमारा री रेप्लिकेशन नहीं होता है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया है CSIR NET 2022 फैब में सेकंड शिफ्ट में। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड अबाउट द सेल साइकिल रेगुलेशन, ठीक है, सेल साइकिल रेगुलेशन से है ये। डी नोवो सिंथेसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लिन बी इज़ असेंशियल फॉर द सेल साइकिल प्रोग्रेशन इन ईस्ट। सही बात है, अगर सेल साइकिल का प्रोग्रेशन करना है तो बार बार चाहे वो साइक्लिन बी हो चाहे वो कोई भी साइक्लिन हो, साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन और सिंथेसिस होते रहना चाहिए। अगर एस फेज़ में एंटर कर रहे हैं तो एस फेज़ के साइक्लिन एक्टिवेट होना चाहिए, उनका सिंथेसिस होना चाहिए और G1 के फेज़ का डिग्रेडेशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके तो हमारी साइकिल आगे बढ़ती है। फिर G2 फेज़ में G2 फेज़ के साइक्लिन एक्टिवेट होना चाहिए और एस फेज़ के डिग्रेड हो जाने चाहिए, ऐसे ही तो होता है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है डी नोवो सिंथेसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लिन बी एंड द रिलेटेड CDK आर असेंशियल फॉर सेल साइकिल प्रोग्रेशन। देखो साइक्लिन बी तो ठीक है, साइक्लिन्स का डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन CDKs का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। CDK हमारी एज इट इज़ होती है साइकिल में, ठीक है, सेल में, ठीक है। अगर वो CDK1 है, CDK2 है, माना एस फेस का CDK है, तो ये क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ये जनरली इनएक्टिव रहता है जब तक इनमें कौन बाइंड नहीं हो जाते हैं, साइक्लिन्स बाइंड नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो जब तक साइक्लिन बाइंड नहीं हो जाते ये इनएक्टिव ही रहते हैं, तो इनका डिग्रेडेशन करने से क्या फ़ायदा है ना। तो डिग्रेडेशन किसका होता है, हमारे हमेशा साइक्लिन्स का होता है। CDK हमेशा क्या रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, पड़े रहते हैं सेल में। जब कोई इनका पार्टनर साइक्लिन पार्टनर आता है तब जाके ये एक्टिवेट होते हैं और अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब ए हमारा ट्रू है, जिस स्टेटमेंट में ए हमारा ट्रू है और बी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो 2 और 3 स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। CDK एक्टिविटी इज़ रेगुलेटेड बाय बोथ एक्टिवेटिंग एंड इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। CDK एक्टिविटी जो है बोथ एक्टिवेटिंग एंड इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन से होती है। बिल्कुल सही बात है। क्यों कैसे, क्योंकि जो V1 काइनेज है हमारा, V1 काइनेज के बारे में सुना है। V1 काइनेज क्या करता है, इनहिबिटरी फॉस्फेट लगा देता है CDK पे, ताकि वो उसकी इनहिबिटरी फॉस्फेट लगा के क्या हो जाता है, वो इनहिबिट हो जाता है। और एक्टिवेटरी फॉस्फेट कौन लगाता है, CDK क्या एक्टिवेटिंग फॉस्फेट लगाते हैं और हमारा CDC25 क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है इनहिबिटरी फॉस्फेट को, ठीक है। तो बोथ एक्टिवेटिंग और इनहिबिटरी फॉस्फेट से हमारी CDK की एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन भी सही है। सी तो हमारा वैसे भी सही था क्योंकि सी हमारे हर स्टेटमेंट में था, ठीक है। नेक्स्ट है रेटिनोब्लास्टोमा RB फंक्शन एज अ इनहिबिटर ऑफ G2 to M ट्रांजिशन। ओहो कितनी गलत बात लिख दी है कि हमारा जो है रेटिनोब्लास्टोमा क्या है, G2 to M ट्रांजिशन। हमने तो कितना डिटेल में पढ़ा है कि RB क्या कराता है, G1 to S ट्रांजिशन कराता है, ठीक है। कितना डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है RB। तो ये G2 to M ट्रांजिशन तो हो ही नहीं सकता, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो डी तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, ई हमारा राइट होगा, ठीक है। ई कैसे होगा राइट, इनएक्टिवेशन ऑफ SIC1 इज़ असेंशियल फॉर ट्रांजिशन इनटू S फेज। बिल्कुल सही बात है, ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बताया था। आई विल शो यू डायग्राम, ये देखो, ये डायग्राम के थ्रू भी बताया था मैंने आपको। SIC1 का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, यानी इसके इनएक्टिवेशन से। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, इनएक्टिवेशन। इस पर फॉस्फोरस ऐड करके इसका यूबिक्विटिनाइजेशन करा दिया जाता है। इसको डिग्रेड करा के क्या चला जाता है, सेल अपना S फेज़ में चले जाता है और S फेज़ में हमारा फाइनली क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी ट्रू है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, A, C एंड E, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लिन प्रोटीन्स, ठीक है। साइक्लिन प्रोटीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे कुछ स्टेटमेंट्स बनाइए। सिंथेसिस ऑफ M साइक्लिन इज डिपेंड ऑन द साइक्लिन mRNA दैट इज़ न्यूली ट्रांसक्राइब्ड आफ्टर एवरी साइकिल, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ जो M साइक्लिन होता है वो डिपेंड करता है कि साइक्लिन mRNA कितना है, ठीक है, और कितनी साइकिल के बाद वो बन रहा है, ट्रांसक्राइब हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी साइक्लिन हो उस इसी पे तो डिपेंड करेगा कब उसका साइक्लिन का mRNA बनेगा, ठीक है, कब वो ट्रांसक्राइब होके फिर साइकिल में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ M साइक्लिन टूवर्ड्स द एंड ऑफ माइटोसिस इज ड्राइवन बाय यूबिक्विटिन इंडिपेंडेंट प्रोटियोलाइटिक सिस्टम,
ठीक है। एम साइक्लिन का मतलब क्या हो गया, माइटोटिक के साइकिल, ठीक है, एम फेज के साइकिल। तो हमारा ये स्टेटमेंट अगर आप लोग ध्यान से, अगर कोई ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएगा तो इसे ट्रू करके आएगा, ये स्टेटमेंट क्या करके आएगा, ट्रू करके आएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है अगर हम लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे। जो डिस्ट्रक्शन होता है एम साइक्लिन का एंड ऑफ द माइटोसिस फेज, यानी जब मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन होता है उस टाइम पे हमारा एपीसी होता है जो डिस्ट्रक्ट करता है एम साइक्लिन्स को, राइट, पढ़ाया था मैंने आपको। यूबिक्विटिनाइजेशन से कराता है, ये बात भी सही है। लेकिन इंडिपेंडेंट प्रोटियोलाइटिक सिस्टम लिखा हुआ है जो स्टेटमेंट क्या कर दे रहा है, फॉल्स कर देता है। इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट प्रोटियोलाइटिक सिस्टम होना चाहिए, ना कि इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट फॉल्स होने की वजह से हमारा बी ऑप्शन जिस जिस स्टेटमेंट में होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इन तीनों स्टेटमेंट में हमारा बी ऑप्शन है, ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगी, ठीक है। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी। अगर एक स्टेटमेंट भी पढ़ो तो हम सही आंसर पे आराम से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है सी स्टेटमेंट है, जीवन साइक्लिन्स कैन बी एक्टिवेटेड बाय माइटोजेनिक फैक्टर। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको पढ़ाया था। माइटोजेनिक फैक्टर क्या होते हैं, जो एक्टिवेटरी प्रोटीन्स पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है, जो कि ग्रोथ सिग्नल लेकर आती हैं, वही तो जीवन साइक्लिन्स को एक्टिवेट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेटिनोब्लास्टोमा आरबी इज़ द की टारगेट ऑफ द एक्टिवेटेड साइक्लिन डी CDK4/6 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। वो क्या कह रहा है कि जो साइक्लिन डी CDK4 और 6 है, इनका की टारगेट कौन होता है, रेटिनोब्लास्टोमा होता है, क्योंकि ये इसी में फॉस्फोरस ऐड करते हैं और जिससे कि क्या होता है, E2F क्या होता है, फ्री होता है हमारा। तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट है while cyclin A1 expression is ubiquitous, cyclin A2 expression is restricted to only germ cell lineage, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, जर्म लाइन्स में भी क्या होता है, एक्सप्रेशन यूबिक्विटिनस ही होता है, ठीक है। सो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी और करेक्ट हमारी क्या आ गई, ACD स्टेटमेंट हमारी करेक्ट आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। देखो माइटोजेंस, मैंने आप लोगों को बताया था माइटोजेंस क्या होते हैं, स्मॉल बायोएक्टिव प्रोटीन पेप्टाइड होते हैं जो कि सेल साइकिल को इन्हेंस करते हैं, उसका सेल साइकिल डिवीजन को इन्हेंस करते हैं, ठीक है। माइटोजेन फैक्टर जब बाइंड करता है तभी तो हमारा आरबी प्रोटीन इनहिबिट होता है और वो G1 to S ट्रांजिशन होता है, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द टेबल बिलो लिस्टेड सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन एंड देयर नोन फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पे हमें फंक्शन बताना है कि कौन से किसका फंक्शन है, ठीक है। CSIR नेट 2020 शिफ्ट 2 में पूछा गया है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट करेक्ट मैच बिटवीन द सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन्स विद देयर नोन फंक्शन, हमें करेक्ट मैच बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला है CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, CAK, ठीक है। बताया है ये क्या करते हैं, एक्टिवेटरी फॉस्फेट को लगाते हैं CDK में, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। तो इस एक्टिवेटरी फॉस्फेट कहाँ पे है, सप्रेस तो नहीं करता है, ये सप्रेस भी नहीं करता है ये। फॉस्फोराइलेट इनहिबिटरी साइट ऑफ CDK प्राइमरी इन्वॉल्व इन सप्रेसिंग CDK, नहीं सप्रेस नहीं करता है। फॉस्फोराइलेटिंग ऑन एक्टिव साइट ऑफ CDK, बिल्कुल सही बात है। ए का हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, 4th। और यहाँ पे कमाल की बात है, अगर आपको एक ऑप्शन भी आता है तो आप सही आंसर पे पहुँच सकते हो। ए का 4th सिर्फ इस स्टेटमेंट में है, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में, बाकी किसी में ए का 4th नहीं है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर पे हम वैसे ही एक स्टेटमेंट पढ़ के पहुँच गए हैं। फिर भी हम दूसरा पढ़ते हैं। V1 काइनेज क्या करता है, तो मैंने आपको बताया था V1 काइनेज क्या करता है, इनहिबिटरी फॉस्फेट ऐड करता है CDK पे और उन CDK की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, माइटोसिस में CDK1 की एक्टिविटी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट है P27 क्या करता है, ये सप्रेस करता है G1 SCDK और SCDK एक्टिवेशन इन G1 फेज, हेल्प टू सेल विड्रॉ फ्रॉम सेल साइकिल व्हेन दे आर टर्मिनली डिफरेंशिएट, फॉस्फोराइलेट बाय CDK2 ट्रिगर द यूबिक्विटिनाइलेशन ऑफ SCF, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये सीधे सीधे फर्स्ट स्टेटमेंट में मैच कर रहा है। नेक्स्ट है P21 क्या करता है, P21 कब एक्टिवेट होता था, जब DNA डैमेज होता था, ठीक है। और ये सप्रेस क्या करता है, G1 SCDK को और SCDK को, क्योंकि ये किससे एक्टिवेट होता है, DNA डैमेज। जब भी DNA डैमेज होता है हमारा P21 एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1, ठीक है। ये देखो, ये मैंने आपको शायद 4th या 5th लेक्चर में आपको बताया हुआ है ये पूरा, P27 का फंक्शन, P16 का, P21 का, ठीक है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा आंसर क्या हो गया, राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये CSIR नेट 2019 दिसंबर में पूछा गया है।
ड्यूरिंग सेल साइकिल एंट्री इन द एस फेज इज टाइटली रेगुलेटेड, दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज, ठीक है। सो एस फेज की एंट्री टाइटली रेगुलेट होती है, क्यों, ये कैसे पॉसिबल होता है? APC promote ubiquitination of S phase cyclin and mitotic cyclin, marking them proteolysis at the mitotic exit, ठीक है। क्या होता क्या है हमारा जो अगर आप लोगों को ये स्टेटमेंट में कन्फ्यूज़न हो रहा है, APC हमें मालूम है माइटोटिक के साइक्लिन्स को तो क्या करता है, डिग्रेड करता है, लेकिन बाई चांस हम कंफ्यूज हो गए कि एस फेज के साइक्लिन का हमें कोई आइडिया नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, साइक्लिन B1 हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ एस फेज CDK ओनली इन द लेट G1 फेज। अब बताओ ये स्टेटमेंट कितना ज़्यादा फॉल्स है। साइक्लिन B जो कि G2 टू S ट्रांजिशन कराता है, G2 टू M ट्रांजिशन कराता है, वो एस फेज के CDK को एक्टिवेट कैसे कराएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो साफ साफ गलत है, ये तो हम नॉर्मली देख रहे हैं। तो बी स्टेटमेंट को फॉल्स है, ये हमें आ गया क्योंकि बहुत इजी स्टेटमेंट है, हमने 3 और 4 को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं, अगर आप किसी भी स्टेटमेंट में कंफ्यूज होते हो तो आपको ईजी स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हम डी वाला स्मॉल स्टेटमेंट है, इसे पढ़ लेते हैं पहले। सिक्योरिन कीप्स एस फेज साइक्लिन इन इनएक्टिव स्टेट टिल G1। ऐसा हमने पढ़ा, सिक्योरिन क्या करता है, सिक्योरिन सेपरेज को इनएक्टिव करके रखता है, ना कि एस फेज के साइक्लिन्स को, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा बी और डी स्टेटमेंट तो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। बी और डी, अब हमें क्या करना है, ए बी इस स्टेटमेंट में ही, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट आ गया, राइट, A एंड C। अभी हमें इन 2 ऑप्शंस के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हमने 2 स्टेटमेंट पढ़ के क्या कर लिया है, राइट आंसर तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एज माइटोटिक CDK एक्टिविटी डिक्लाइंस इन द लेट माइटोटिक फेज माइटोसिस, CDC14 phosphatase एक्टिवेट APC by dephosphorylation CDH1 प्रमोटिंग द फॉर्मेशन ऑफ APCC CDH1, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, हमारा ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। कैसे है मैं आपको बताती हूँ। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने ये आपको पढ़ाया था कि APC हमारा क्या करता है, यूबिक्विटिनाइलेशन करता है, ठीक है। किस किस का करता है, हमारा साइक्लिन B का डिस्ट्रक्शन करता है और सिक्योरिन का डिस्ट्रक्शन करता है, जिससे कि हमारा सेपरेज एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने रिसर्च किया था इस क्वेश्चन पे, तब मैंने देखा था कि जो हमारा APC होता है, ठीक है, जो हमारा APC होता है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो होता है APC, हम इसको इस तरीके से रखते हैं, CDC20, ठीक है। APC CDC20, इसका नाम से पता चल रहा है इसको एक्टिवेट कौन कर रहा है, हमारा CDC20, एक्टिवेटेड बाय CDC20 इसे एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। और ये करता क्या है, ये हमारा CDC20 सिक्योरिन का डिग्रेडेशन करता है, ठीक है, सिक्योरिन डिग्रेडेशन, ठीक है, सिक्योरिन का डिग्रेडेशन करता है। नेक्स्ट हमारा जो APC है वो है APC, ये तो मैंने बताया था आपको, सिक्योरिन का डिग्रेडेशन करता है। जो नेक्स्ट टाइप का APC है उसका नाम है APC CDH1, ठीक है, CDH1। इसे कौन एक्टिवेट करता है, इसको करता है CDC14 एक्टिवेट करता है, CDC14 एक्टिवेटेड बाय CDC14, ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। इसे CDC14 एक्टिवेट करता है और इसका फंक्शन क्या है, माइटोटिक साइक्लिन को डिग्रेड करना, माइटोटिक साइक्लिन डिग्रेडेशन, ठीक है। अगर हम इस फिगर के थ्रू अगर हम देखें जो मैंने आपको बताया था, तो जो ये साइक्लिन B का जो डिस्ट्रक्शन कर रहा है, यानी जो माइटोटिक साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन कर रहा है, वो हमारा कौन है, APC CDH1, ठीक है, CDH1 है तो APC ही, लेकिन कौन सा APC है, पर्टिकुलर टाइप बोलेंगे तो CDH1, क्योंकि CSR आपको और डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा है तो और डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो CDH1 जो है वो इसे डिग्रेड कर रहा है, और इस APC CDH1 को कौन एक्टिवेट कर रहा है, हमारा CDC14 एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि
सिक्योरिन को कौन डिग्रेड कर रहा है, तो पर्टिकुलरली हमारा APC CDC 20 हमारा एक्टिवेट कर रहा है। और इस APC CDC 20 को कौन एक्टिवेट कर रहा है, CDC 20 से एक्टिवेट कर रहा है। और ये किसका डिग्रेडेशन कर रहा है, हमारे सिक्योरिन का डिग्रेडेशन कर रहा है, ठीक है, जिससे हमारी क्या हो रहा है, फाइनली क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है और मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर 2 हो जाएगा, A एंड C, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये CSIR नेट 2019 जून में पूछा गया था और आप लोग ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ठीक है। अगर आप लोगों से हो तो, जिससे भी अगर हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। और अगर ना हो तो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला।